नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टैटिक्स IQ में। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा, आज का सेशन आप सभी की उन सभी एग्जामों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है जिनमें इंडिया जीके से, जी हाँ, इंडिया जीके से क्वेश्चन पूछा जाता है और विशेष यहाँ पे पॉलिटी, जी हाँ, जो भारतीय राज्य व्यवस्था है वहाँ से यदि जिस भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सभी एग्जामों के लिए आज ये सेशन काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस सेशन के अंदर हम बात करने वाले हैं पॉलिटी के मद्देनजर प्रस्तावना। जी हाँ, प्रस्तावना जो है, जो कि भारत के संविधान का प्रमुख या अभिन्न अंग है, उसके बारे में हम आज के इसमें चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रस्तावना से संबंधित जो पिछले एग्जामों में बार बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। वह चाहे दोस्तों एसएससी की किसी प्रकार की एग्जाम हो, सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, जीडी हो, या दोस्तों दिल्ली पुलिस वगैरह अन्य स्टेट की जितनी भी एग्जामें होती है उन सभी में दोस्तों आज का सेशन काफी मददगार या हेल्पफुल होने वाला है। तो दोस्तों, इसमें क्योंकि बात करेंगे प्रस्तावना और प्रस्तावना से संबंधित मुख्य क्वेश्चन जो कि इंपॉर्टेंट मोस्ट क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे और उनको दोस्तों बिल्कुल विस्तार पूर्वक उन क्वेश्चन का यहाँ पे हम एनालिसिस भी करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और आज ही आप हमारे चैनल से जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन में प्रेस कर दीजिएगा, ताकि इस प्रकार की समस्त सेशन आपको सही समय से मिल सके। तो चलिए दोस्तों, बिना समय खराब करते हुए आज के प्रथम क्वेश्चन की ओर चलते हैं और चर्चा करते हैं पहले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित विवादों में से किसमें सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का अंग स्वीकार किया? तो दोस्तों, जो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है वह है कि सर्वोच्च न्यायालय ने किन प्रस्तावना में है जो भारतीय संविधान की जो मौलिक संरचना का अंग कब स्वीकार किया? तो दोस्तों, यहाँ पे कई बार यहाँ पे जो सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा कई विवाद होते हैं, बेरुवादी विवाद पहले होता है, जिसमें क्या होता है, इसमें पहले संविधान में प्रस्तावना को अंग नहीं माना गया। फिर उसके बाद में जो केशवानंद भारती विवाद होता है उसमें दोस्तों जो संविधान की प्रस्तावना में है जो इसको अंग माना गया है। तो यहाँ से आपको ऑप्शन नंबर डी राइट होता है। चलिए अब इस क्वेश्चन की व्याख्या के ऊपर चर्चा करते हैं। तो वह है कि वर्ष 1960 में जो बेरुवादी संघ मामले में प्रश्न उठाया गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं, तब सर्वोच्च न्यायालय में निर्णय लिया गया कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। लेकिन बात करते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय ने यह केशवानंद भारती बनाम जो केरल राज्य में बदल दिया गया और कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। और बात करते हैं कि इसमें संशोधन हो सकता है, यह भी कहा गया कि जो प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है, लेकिन संसद संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन किए बिना इसमें प्रस्तावना में संशोधन कर सकती है। और भारतीय जीवन बीमा निगम मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि प्रस्तावना संविधान का अंग है। तो दोस्तों, आपने देखा कि संविधान में जो प्रस्तावना को अंग मानने का क्रम है काफी लंबा है। इसमें पहले दोस्तों जो बेरुवादी विवाद होता है उसमें संविधान में प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना गया, लेकिन बाद में जो केशवानंद भारती जो होता है उसमें जो प्रस्तावना को संविधान का अंग माना गया है। और उसके बाद में दोस्तों जो निर्णय दिया गया उसमें कहा भी गया है कि जो प्रस्तावना में है संशोधन भी किया जा सकता है, लेकिन संशोधन इस क्रम में होगा कि जो संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। और दोस्तों, इसके बाद में एक और विवाद होता है जो भारतीय जीवन बीमा निगम मामला होता है, उसमें भी सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि प्रस्तावना जो है संविधान का अंग है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के संदर्भ में निम्न में से कौन पंथ निरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है? तो यहाँ पे दोस्तों पंथ निरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त कौन सा ऑप्शन करता है? तो ऑप्शन ए है भारत में अनेक धर्म है। तो दोस्तों, भारत में अनेक धर्म है, लेकिन यह पंथ निरपेक्ष शब्द का यहाँ पे जो विस्तार पूर्वक नहीं सही भाव व्यक्त नहीं करता है। भारतीयों को धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त है, भारतीयों को धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त है, लेकिन यह भी दोस्तों भारत में जो है भारतीयों को धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त है, लेकिन यह दोस्तों पंथ निरपेक्ष शब्द का सही जो है भाव व्यक्त नहीं करता है। धर्मानुपालन व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर है। तो दोस्तों, धर्मानुपालन है जो व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर है, लेकिन यह भी पंथ निरपेक्ष शब्द का सही जो भाव है या आशय है व्यक्त नहीं करता है। भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। दोस्तों, यह है जो ऑप्शन नंबर डी है यह राइट होने वाला है, क्योंकि पंथ निरपेक्ष शब्द का यही आशय इस प्रकार से है कि भारत में राज्य का कोई भी धर्म नहीं है। तो दिए गए क्वेश्चन का यहाँ पे आंसर ऑप्शन नंबर डी होने वाला है। चलिए इसकी व्याख्या के ऊपर बात करते हैं। तो पंथ निरपेक्ष शब्द है जो संविधान की प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में जोड़ा जाता है। तो दोस्तों, यह भी आपको पता होना चाहिए कि जो पंथ निरपेक्ष
शब्द है जो संविधान की प्रस्तावना में कब जोड़ा गया? तो जब 42वां संविधान संशोधन होता है, 42वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होता है 1976 में, 42वां संविधान संशोधन 1976 के अंदर पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा जाता है। और पंथ निरपेक्ष राष्ट्र से तात्पर्य ऐसे राज्य से है जो किसी धर्म विशेष को राज्य के धर्म के रूप में मान्यता नहीं देता है, बल्कि वह सभी धर्मों को तटस्थ भाव से समान संरक्षण प्रदान करता है। तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं जो पंथ निरपेक्ष शब्द का शाब्दिक अर्थ है वह इस प्रकार से किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है। जो पंथ निरपेक्ष शब्द है केवल पर्टिकुलर राज्य से संबंधित है कि जो राज्य है वह किसी धर्म विशेष को धर्म के रूप में मान्यता नहीं देता है, बल्कि उन सभी धर्मों का यहाँ पे वह भाव करेगा, सम्मान के संरक्षण करेगा। इस प्रकार से जो पंथ निरपेक्ष शब्द का अर्थ रखा गया है। और पंथ निरपेक्ष राज्य में धर्म व्यक्तिगत विषय माना जाता है। पंथ निरपेक्ष जो राज्य होते हैं उनमें धर्म है जो एक व्यक्तिगत विषय माना गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था? तो दोस्तों जो यहाँ पे प्रस्तावना के अंदर है एक बार संशोधन किया जाता है और उसमें दोस्तों जो जोड़ा जाता है वह अखंडता है, और अखंडता के साथ दो और शब्द है। इस प्रकार टोटल 3 शब्द जोड़े जाते हैं। उन सभी के बारे में हम चर्चा करते हैं। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी राइट होने वाला है। और बात करते हैं कि जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्दों का जो 42वां संविधान संशोधन होता है 1976 में, उसके मद्देनजर ये 3 शब्द जोड़े जाते हैं जिनमें समाजवादी है, पंथ निरपेक्ष है और अखंडता है, इनको जोड़ा गया। और इस संशोधन जो किया जाता है 42वां संविधान संशोधन 1976 में, इसमें 2 नए अध्याय 4 क और यहाँ पे 14 क जोड़े जाते हैं। और इसमें दोस्तों जो संशोधन होता है उसमें 9 नए अनुच्छेदों को भी जोड़ा जाता है। जी हाँ, जो यहाँ पे 42वां संविधान संशोधन होता है उसमें 9 नए अनुच्छेदों को जोड़ा जाता है। और साथ ही दोस्तों 52 अनुच्छेदों में यहाँ पे संशोधन भी किया जाता है। जी हाँ, जो 42वां संविधान संशोधन होता है उसमें 2 नए अध्याय जोड़े जाते हैं, साथ ही यहाँ पे 9 नए जो अनुच्छेदों को जोड़ा जाता है और 52 अनुच्छेदों में यहाँ पे संशोधन किया जाता है। तो दोस्तों 42वां संविधान संशोधन है एक विस्तृत या काफी बड़ा संविधान संशोधन भी कहा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन पूछा गया है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी व्याख्या दिए गए ऑप्शन के आधार पे क्या होने वाली है? तो दोस्तों हम बात करते हैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना की, जो इनमें आदर्श है या उद्देश्य है उनकी जो मूल रेखा है वह कौन यहाँ पे निर्धारित करता है? तो दोस्तों बात करते हैं मूल अधिकारों से संबंधित अध्याय में, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अध्याय में और मूल अधिकारों, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में। तो यहाँ से दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी राइट होने वाला है। चलिए इसकी व्याख्या के ऊपर बात करते हैं। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना संविधान के उद्देश्य को प्रतिबिंबित करती है। तो दोस्तों जो हमारे भारतीय संविधान है उसकी प्रस्तावना है, उसमें प्रस्तावना में ही बताया गया कि हमारे भारत का संविधान किस प्रकार से होने वाला है, हम यहाँ के लोगों को किस प्रकार की यहाँ पे सिक्योरिटी प्रदान करने वाले हैं और यहाँ पे किस प्रकार से यहाँ पे व्यवस्थापिका न्यायपालिका कार्य करने वाली है, उन सभी के बारे में हम यहाँ पे जो यह प्रस्तावना में ही बताया गया है। तो इस प्रकार भी कहा जा सकता है कि जो भारत की संविधान की प्रस्तावना है वह भारत के संविधान का प्रतिबिंब रूप भी इसे कहा जा सकता है। और इस प्रस्तावना का मुख्य उद्देश्य सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता आदर्शों को प्राप्त करना इसका मुख्य उद्देश्य रखा गया है। और प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्य की रूपरेखा दी गई है उनकी व्याख्या संविधान में मूल अधिकारों, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों तथा मौलिक कर्तव्यों में संबंधित अध्याय में की गई है। तो दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि हम भारत के लोग शब्दों का प्रयोग संविधान में कहाँ किया गया है? तो दोस्तों आप सभी को पता होना चाहिए कि जो भारत की संविधान की प्रस्तावना है, हम भारत के लोग भारत को प्रभुत्व संपन्न राज्य, इस प्रकार से जो भारत की प्रस्तावना है वह क्या है? तो ये दोस्तों हम भारत के लोग से संबोधन किया गया है वो संविधान की प्रस्तावना के अंदर किया गया है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर डी राइट होता है। और बात करते हैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना का आरंभ हम भारत के लोग शब्दों से आरंभ होता है और इसका अर्थ है कि संविधान का मूल स्रोत भारत की जनता है तथा वही समस्त शक्तियों का केंद्र बिंदु भी है और वह किसी बाह्य सत्ता के अधीन नहीं है। तो इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पे आपका जो ऑप्शन नंबर डी राइट हो चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है, भारतीय गणतंत्र की
26 जनवरी 1950 को संवैधानिक वस्तु स्थिति क्या थी जब संविधान लागू किया गया था। तो दोस्तों क्वेश्चन में सीधा सीधा पूछा गया है कि जब 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू होता है उस समय भारत के संविधान की स्थिति क्या थी। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसमें हम बात करते हैं भारत उस समय संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य था। जी हाँ, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य था। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर सी राइट होता है। अब इस क्वेश्चन की व्याख्या के ऊपर बात करें तो 26 जनवरी 1950 को जब भारतीय गणतंत्र लागू किया जाता है उस समय संवैधानिक वस्तुस्थिति है जो भारतीय संविधान की उद्देशिका या प्रस्तावना के अनुसार संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य की थी। तो दोस्तों आपको यह भी पता होना चाहिए प्रस्तावना को ही उद्देशिका भी कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा है। तो दोस्तों जो भारतीय संघवाद है उसे सहकारी संघवाद जी ऑस्टिन के द्वारा कहा गया है। तो यहाँ से आपको ऑप्शन नंबर ए राइट होता है। अब इस क्वेश्चन की व्याख्या के ऊपर बात करते हैं तो जी ऑस्टिन एक अमेरिकी इतिहासकार है। तो सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि जी ऑस्टिन कौन है। तो जी ऑस्टिन एक अमेरिकी इतिहासकार है। इन्होंने भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद कहा है। और बात करते हैं केसी हियर के अनुसार भारतीय संविधान एक अर्ध परिसंघीय संविधान है। तो दोस्तों जो इनके द्वारा कथन कहे गए हैं वह भी एग्जाम में काफी पूछे जाते हैं। तो जी ऑस्टिन ने जो कथन कहा है वह है कि भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद कहा है। और दोस्तों केसी हियर के अनुसार बात करें तो उन्होंने भारतीय संविधान को एक अर्ध परिसंघीय संविधान कहा है। तो दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन एसएससी और तमाम एग्जामों में काफी पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं अगले फैक्ट पे। तो भारतीय संविधान में उद्देशिका का विचार संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से तथा इसकी भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। तो दोस्तों हम यहाँ पे बात करते हैं प्रस्तावना से उद्देशिका से। तो प्रस्तावना है, प्रस्तावना का जो दोस्तों यहाँ पे कहां से ली गई है तो प्रस्तावना को लिया गया अमेरिका से, यूएसए से है। जबकि दोस्तों इसकी भाषा की बात करें तो इसकी प्रस्तावना की भाषा या लैंग्वेज कहां से ली गई है तो इसकी जो लैंग्वेज ली गई है वह ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। तो दोस्तों यहाँ से आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यदि आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो भारत के संविधान की प्रस्तावना है वह किस देश से ली गई है तो दोस्तों प्रस्तावना का जो यहाँ पे विचार लिया गया है वह अमेरिका से लिया गया है। जी हाँ, यूएसए अमेरिका से लिया गया है, ये आपको पता होना चाहिए। और साथ ही हम बात करते हैं कि जो भारत के संविधान की प्रस्तावना की भाषा किस देश से ली गई है तो भाषा जो ली गई है वह ऑस्ट्रेलिया से। जी हाँ, ऑस्ट्रेलिया से यह भाषा ली गई है। तो आपको ये समस्त फैक्ट पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। वह है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत एक देश गणराज्य है। तो भारत कौन सा एक गणराज्य है इस प्रकार से पूछा गया है। तो भारत दोस्तों आप सभी को पता होना चाहिए कि भारत एक प्रभुत्व सत्ता संपन्न समाजवादी लोकतंत्रात्मक पंथ निरपेक्ष गणराज्य है। तो यहाँ से दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ई राइट होता है। चलिए इस क्वेश्चन की व्याख्या के ऊपर बात करते हैं। तो व्याख्या में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक प्रभुत्व सत्ता संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने की परिकल्पना की गई है। तो दोस्तों जो भारत की संविधान की प्रस्तावना है जो कि भारत के संविधान का प्रतिबिंब रूप भी कहा जाता है उसमें दोस्तों कहा गया है कि भारत एक प्रभु सत्ता संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने की परिकल्पना भारत के संविधान की प्रस्तावना में की गई है। जबकि भारत को एक कल्याणकारी राज्य बनाने की भावना संविधान के भाग 4 के अंतर्गत शामिल राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निहित है। तो दोस्तों भारत की जो संविधान में नीति निर्देशक तत्व है डीपीएसपी तत्व है वह भाग 4 में अंदर स्थित है, यह भी आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किस नाम से या किन नामों से किया गया है। तो दोस्तों संविधान में जो भारत का नाम है भारत को किन किन नामों से संबोधित किया गया है इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया है। और ये दोस्तों काफी एग्जामों में पूछा भी जा चुका है और एसएससी का काफी प्रिय क्वेश्चन है। ये हर एग्जाम में किसी न किसी शिफ्ट में पूछा जाता ही है। तो भारत में जो संविधान है उसमें दोस्तों भारत को भारत और इंडिया के नाम से संबोधित किया है। तो यहाँ से आपको ऑप्शन नंबर ए राइट होता है। बात करते हैं व्याख्या पे। तो संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख 2 नामों भारत और इंडिया के रूप में किया गया है। और अनुच्छेद 1 का ए है के अनुसार भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ है। तो दोस्तों संविधान का जो अनुच्छेद 1 है आर्टिकल 1 की बात की जाती है, इसके आर्टिकल 1 के ए में भी इसी प्रकार कहा गया है कि भारत और इंडिया अर्थात राज्यों का एक संघ है। तो भारत एक राज्यों का संघ है। तो संविधान में इन भारत को 2 नामों से संबोधित किया गया है, भारत और इंडिया। चलिए आगे बढ़ते हैं
और अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान की उद्देशिका में निहित संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य पंथनिरपेक्ष समाजवादी आदि शब्दों का सही क्रम क्या है। तो दोस्तों यहाँ पे जो भारत की संविधान की प्रस्तावना में निहित जो शब्द है उनका सही क्रम क्या होने वाला है उसके ऊपर चर्चा करते हैं। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य ही है दोस्तों, इसका बिल्कुल सही क्रम होने वाला है। तो दोस्तों इसमें हम बात करते हैं पूरे की, तो संविधान की उद्देशिका में निहित विभिन्न शब्दों का सही क्रम निम्नवत है कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य न्याय स्वतंत्रता समता व्यक्ति की गरिमा राष्ट्र की अखंडता और बंधुता, यह दोस्तों दिए गए शब्दों का बिल्कुल राइट क्रम होने वाला है। तो दोस्तों आज के सेशन में हमने बात की कि जो भारत के संविधान की प्रस्तावना से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो जो कि यहाँ पे प्रीवियस एसएससी की एग्जाम हो, चाहे दोस्तों दिल्ली पुलिस की एग्जाम हो या अन्य किसी स्टेट की एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रस्तावना से, उन सभी क्वेश्चनों के जो पीवाईक्यू है उनको रखने की कोशिश की है और जो क्वेश्चन है उनको विस्तार पूर्वक पढ़ने की एक छोटी सी कोशिश की है। तो दोस्तों आपको यह सेशन अच्छा लगा है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास स्टूडेंट के पास शेयर कीजिए ताकि वह भी इस प्रकार के सेशन देख सके और अपनी जो तैयारी है मजबूत कर सके। तो दोस्तों एक बार फिर से आपसे निवेदन है, यदि वास्तव में आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और आज ही आप हमारे चैनल से जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे प्रेस कर लीजिएगा ताकि इस प्रकार की समस्त वीडियो आपको सही समय से मिल सके। और दोस्तों यदि आपको इस प्रकार के एसएससी से रिलेटेड, दिल्ली पुलिस से रिलेटेड या अन्य दोस्तों स्टेट की एग्जाम से रिलेटेड किसी प्रकार का कंटेंट की आवश्यकता होती है तो आप हमें टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं और वहां से आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो आप हमें टेलीग्राम चैनल पे भी फॉलो कर सकते हैं। चलिए दोस्तों अब समय हो चुका आप सबसे विदा लेने का, मिलते हैं और शानदार सेशन के साथ। जय हिंद जय भारत।